नमस्कार दोस्तों, आज दुबई पूरे दुनिया में अपने लग्जरी और ऊंचे ऊंचे इमारतों के कारण जाना जाता है। लेकिन आज का ऐसा दिखने वाला दुबई साल 1833 में एक बंजर सूखा रेगिस्तान हुआ करता था। जहां पर पहली बार करीबन 800 बनिया ट्राइब के लोग अबू धाबी से आकर रहना शुरू करते हैं और इसी के साथ अल मखतूम डायनेस्टी के शासन की शुरुआत हुई थी। आज भी यही फैमिली दुबई पे कंट्रोल करती है और साल 1830s के एरा में आज का दुबई उस समय पे अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मछुआरों का गांव हुआ करता था जहां मछली पकड़ी जाती थी। इसकी आबादी केवल 700 से 1200 लोगों की थी, जिनमें ज्यादातर लोग दुबई क्रीक यानी बंदरगाह के किनारे रहा करते थे, जहां से शहर का सारा ट्रेड किया जाता था पर्शिया यानी आज का ईरान, इंडिया, ओमान और ईस्ट अफ्रीकन देशों के साथ। और उस समय पे दुबई का बंदरगाह भी काफी छोटा हुआ करता था। केवल लकड़ी से बने हुए छोटे जहाज आके यहाँ रुक पाते थे क्योंकि पानी की गहराई भी कम थी। इन जहाजों को डाउस कहा जाता था। साल 1894 अब बीतते समय के साथ व्यापारी दुबई में आके बसना शुरू हो चुके थे, क्योंकि दुबई में किए जाने वाले व्यापार पे जो प्रॉफिट आता था, मुनाफा आता था, उस पे टैक्स काफी कम लगता था बाहर दूसरे देशों दूसरे जगहों के कंपैरिजन में। लेकिन अभी भी दुबई में मछलियां पकड़ने के अलावा ज्यादा दूसरा कुछ काम नहीं था। इस समय पे दुबई की आबादी 10 से 20 हजार लोगों की हो चुकी थी, जिसमें कि 30% लोग करीबन नॉन इमराती यानी बाहर से आए हुए व्यापारी और दूसरे देश के नागरिक थे, जिसमें भी सबसे ज्यादा पर्शियंस थे। अब साल 1910 तक आते आते दुबई के व्यापारियों के फेवर में बनाए हुए पॉलिसीज के कारण दुबई का बंदरगाह गल्फ का वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट्स में आ चुका था। और साल 1912 में दुबई की कमान शेख सईद बिन मखदूम के पास आती है और इन्हें ही दुबई का फाउंडर भी माना जाता है। उस समय पे मोती ढूंढने का काम सबसे ज्यादा जोरों शोरों से किया जाता था। दुबई की इकोनॉमी पर्ल डाइविंग, मरीटाइम ट्रेड और री एक्सपोर्ट करके जरूर चल रही थी, लेकिन दुबई अभी भी पूरे दुनिया में एक गांव ही जाना जाता था। अब 1958 में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम बनते हैं और यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर में तब्दील करना शुरू कर दिया। पहली नजर थी इनकी दुबई क्रीक यानी दुबई के समुद्री बंदरगाह के ऊपर, जहां बाहरी जहाज आके रुका करते थे। तो शेख राशिद ने पहला काम तो ये किया कि इसे बड़ा और गहरा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जरूरी था मॉडर्न और बड़े जहाजों को आके रुक पाने के लिए दुबई क्रीक पे। और ऐसा करने के लिए शेख राशिद ने इस प्रोजेक्ट पे काफी भारी भरकम रकमें लगाई, जो कि दुबई के उस समय के पूरे सालाना आमदनी से भी ज्यादा बड़ी रकम थी। इन्होंने इसके लिए कर्जा भी लिया और ये काफी बड़ा रिस्क था पूरे दुबई के लिए। लेकिन शेख राशिद का यहाँ अनुमान सही था। दुबई क्रीक के मॉडर्नाइजेशन के बाद यहाँ बड़े वेसल्स भी आके रुकना शुरू कर दिए। इनके जरिए ट्रेड करके दुबई के बढ़ते बिजनेसेस में और ज्यादा रफ्तार आ गई। और देखते ही देखते जहाँ दुबई में ऑलरेडी टेक्सटाइल, स्पाइसेस, पर्ल, फिशिंग और दूसरे बिजनेसेस ग्रो कर रहे थे, वहीं पे गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गया। अब शेख राशिद अक्सर यूरोप जाया करते थे, जहां के बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें बहुत पसंद आते, स्पेशली लंदन के। इनकी चाहत थी कि दुबई में भी ऐसे ही बिल्डिंग्स, मेट्रो सिस्टम और रोड ये बनवा पाए। अब साल 1959 में इन्होंने दुबई में सबसे पहला मॉडर्न एयरपोर्ट बनवाया। इसके साथ ही शेख राशिद ने दुबई को एक मॉडर्न शहर में बदलना शुरू कर दिया, जहां इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाया, टेलीफोन सर्विसेज अवेलेबल कराई, रोड को बना के कनेक्टिविटी को मजबूत किया और 1963 में अल मखतूम ब्रिज को बना के बुर्ज दुबई को दियारा से पहली बार जोड़ दिया, जिसके लिए पहले वाटर टैक्सी लेके लोगों को क्रॉस करना पड़ता था। लोग समझते थे शेख राशिद पैसे जाया कर रहे हैं, दुबई कभी भी एक इंटरनेशनल शहर नहीं बन पाएगा। लेकिन दुबई की किस्मत तब बदलती है जब 1964 में जाके यहाँ ऑयल की डिस्कवरी होती है। तब भी दुबई पे इतना तेल का रिजर्व नहीं था जो कि इसे आने वाले फ्यूचर में एक अमीर शहर बना पाए। शेख राशिद ने इस बात को काफी अक्लमंदी से समझा कि दुबई की इकोनॉमी केवल ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। दुबई को एक इंटरनेशनल शहर बनाने के लिए इसमें आने वाले जो पैसे हैं उसके सोर्स को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, जिसके लिए इन्होंने तेल से आने वाले पैसों को दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और वर्कर्स पूरी दुनिया से दुबई में बुलाए गए और 1979 में दुबई में पहली 39 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई।
दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे शेख राशिद टावर भी जाना जाता है। और 1981 में शेख राशिद इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। अब आज के समय पर जो दुबई के एमीर और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मक्तूम हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं। और आज के ऐसे कुछ दिखने वाले दुबई के पीछे इन्हीं का दिमाग है। इन्होंने दुबई में ऊंचे ऊंचे स्काई स्केपर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स बनवाना शुरू कर दिया। इनके बनाए हुए पॉलिसीज का प्राइमरी फोकस था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन बिल्डर्स दुबई में भर भर के आने चाहिए। लेकिन अब दुबई एक रेगिस्तान के बीच में बसाया हुआ शहर है, जहां इन ऊंचे ऊंचे इमारतों को डायरेक्टली इस पे बना पाना पॉसिबल नहीं था। जो बालू और कच्ची मिट्टी होती है वो धंस जाती इन हजारों टन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डायरेक्टली उसके ऊपर बना दिया जाता तो। लेकिन इंजीनियर्स ने इस चीज का भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि दुबई के पहाड़ जो हैं वो वी शेप में ढले हुए हैं, यानी इतिहास में जरूर यहाँ कभी पानी मौजूद हुआ करता होगा। और ड्रिल करके जब पानी ढूंढना शुरू किया गया तो पानी सच में मौजूद था, पानी मिल गया। और यही पानी आगे चल के दुबई के ऊंचे बिल्डिंग्स को खड़ा करने में मदद करता है। फ्रेश वाटर ने कंक्रीट को मजबूती दी, जिसके कारण इन ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स की नींव जो थी वो काफी अंदर तक बनाई जा पाई। और साथ में ही कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे भी फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है हमें। जहाँ बाकी के गल्फ के देश अपनी ज्यादातर इकोनॉमी तेल के बदौलत चला रहे थे, शेख राशिद यहाँ जानते थे दुबई को तेल पे जिंदा रखना पॉसिबल नहीं है। इवन आज के समय पे दुबई की इकोनॉमी में 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन ऑयल का है। 99% से ज्यादा पैसा दुबई के अंदर ट्रेड, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे बिजनेस वेंचर्स से आता है। इसके अलावा शेख राशिद ने दुबई में ऐसी ऐसी चीजें बनवाना शुरू किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ खींचा, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल दुबई मॉल, दुबई म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई फ्रेम, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स। और इन सब के अलावा दुबई में बनाए गए फ्री जोन्स, टैक्स पॉलिसीज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने दुनिया के अलग अलग बिजनेसमैन का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्हें पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दी। अब आज के दिन पे 90% लोग दुबई के अंदर नॉन एमराती हैं, यानी 90% लोग करीबन बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।